सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। भारत में हमें सोने से कुछ भावनात्मक लगाव है, खासकर महिलाओं से। लड़की पैदा करने वाले माता पिता सोने की कीमत बढ़ने पर थोड़ा चिंतित होते हैं। भारत में यह प्रथा है कि जब उनके बच्चे की शादी हो रही हो तो उपहार के रूप में सोना दिया जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? इसमें उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है? यह इतना अस्थिर क्यों है? और कौन से कारक भारत में कीमत तय करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और भारतीय मूल्य के बीच क्या अंतर है? और खुदरा विक्रेता कैसे तय कर रहा है इसकी कीमतें? इन सभी बातों का जवाब हम यहां विस्तार से देने जा रहे हैं। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस तरह के उपयोगी और सूचनात्मक वीडियो मिल जाएं, और जब भी ऐसे वीडियो रिलीज होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप ऐसे वीडियो तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सोना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? पहली बात यह है कि यह एक दुर्लभ संसाधन है। इसकी आपूर्ति सीमित है। जब आपूर्ति सीमित होती है तो आमतौर पर कीमतें अधिक होती हैं। अब यदि आप सोने का खनन करना चाहते हैं तो आपको अभी अधिक खर्च करना होगा, क्योंकि आपको गहराई तक जाना है और इसमें अधिक लागत शामिल है। और यह चमकदार है, और यह नमनीय और निंदनीय है, और ज्वेलर्स इसे पसंद करते हैं क्योंकि इसके साथ काम करना आसान है। फिर यह गैर प्रतिक्रियाशील और गैर विषैले भी है। सोने के लिए ऐसे कई फायदे हैं। तो इस खूबसूरत धातु का कई लोगों के जीवन में इतना महत्व है। आइए पहले देखें कि पिछले 3 वर्षों से कीमतें कैसे बदल रही हैं। कीमत कैसे बढ़ रही है? प्रवृत्ति क्या है? आइए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की वेबसाइट में इन बातों को चेक करते हैं। आइए हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की वेबसाइट में पिछले 3 वर्षों के लिए मूल्य परिवर्तन देखें। अभी देखें 19 अप्रैल 2022 में कीमत 1964 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस थी। यह ट्रॉय ऑन्स में है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय बाजार में वह कीमत ट्रॉय ऑन्स में दी जाती है। तो यह 1964 अमेरिकी डॉलर प्रति ट्रॉय ऑन्स है। एक ट्रॉय ऑन्स 135 ग्राम है। तो यह कीमत 24 कैरेट के लिए दी जाती है। ठीक है, 24 कैरेट का मतलब 99.5% शुद्ध सोना है। अब भारत में हम कहते हैं कि 22 कैरेट में 22 कैरेट वास्तव में 91.67% शुद्ध सोना है। तो यह कीमत 24 कैरेट के लिए दी जाती है। अब 31.1305 ग्राम के लिए इसे 22 कैरेट के लिए प्रति ग्राम परिवर्तित किया जाना है। इस तरह हम गणना कर सकते हैं। अब यह कीमत, आप देखते हैं कि कीमत कैसे बदल रही है। तो जब आज की कीमत की बात आती है तो 16 अप्रैल 2025 कीमत यूएस 82.90 प्रति ट्रॉय ऑन्स है 24 कैरेट के लिए। जब आप इसे 22 कैरेट में बदलना चाहते हैं तो आप इसे 0.916 से गुणा करते हैं। आप उसे गुणा करते हैं, फिर आपको ट्रॉय ऑन्स में 22 कैरेट की कीमत मिलेगी। फिर आप इसे 31.1035 से विभाजित करें, आपको प्रति ग्राम मूल्य मिलेगा। एंड वह 22 कैरेट के लिए है। अब आप क्या करेंगे? यह कीमत आपको मिल रही है। अब आप प्रति सॉवरेन की कीमत चाहते हैं, यानी 8 ग्राम। 8 ग्राम आप इसे ढूंढना चाहते हैं, आपको इसे 8 से गुणा करना होगा, फिर आपको 8 ग्राम के लिए मिलेगा। अब 8 ग्राम के लिए कीमत, आप जानते हैं कि यह लगभग 70,000 से अधिक है। अब जब आप इसकी गणना करेंगे तो आपको लगभग 6 से 700 कुछ मिलेगा। लेकिन एक अंतर है। अंतर क्यों?
क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय मूल्य है। इसके साथ ही कुछ कीमतें जुड़ जाती हैं। क्या कीमतें जोड़ी गई हैं, हम जांच करेंगे। यह कैसे बदल रहा है, स्थानीय बाजार में यह अधिक क्यों है, उसके कुछ कारण हैं। इन सभी चीजों की हम जांच करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वास्तव में यह बैंकों द्वारा खरीदा जाता है और उनके पास कमीशन होता है, और फिर आयात शुल्क होता है, फिर उत्पाद शुल्क होता है, फिर उनका मार्जिन होता है। तो यह कीमत वास्तव में बुलियन मूल्य है। यह एक ब्रिटिश बुलियन बाजार मूल्य है। तो यह कीमत जब भारत में स्थानीय बाजार की बात आती है तो वास्तव में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ दाम जोड़े जा रहे हैं, उसके साथ लगभग 3,000 से 3,500 रुपये जोड़ दिए जाएंगे। और इन सभी कारणों से यह सब क्यों बदल रहा है, हम वीडियो के बैलेंस पार्ट में चेक करेंगे। हमारे स्थानीय मूल्य अंतरराष्ट्रीय मूल्यों पर निर्भर करते हैं। तो आइए देखें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमत कैसे बदल रही है। अंतरराष्ट्रीय मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, पहले हम इसे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार का मूल्य निर्धारण बहुत जटिल है। लंदन और न्यूयॉर्क के बाजारों में कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। आइए देखें कि अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमत को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। कच्चे तेल की कीमत का सोने की कीमत से सीधा संबंध हो रहा है। जैसे जैसे कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, मतलब सभी वस्तुएं कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि परिवहन प्रभार बढ़ जाएगा, उसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, केंद्रीय बैंक क्या करेंगे? केंद्रीय बैंक अपने सोने के जमा को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए वे बाजार से खरीदारी शुरू करेंगे। तो जब केंद्रीय बैंक बाजार से सोना खरीदने की कोशिश करेगा तो फिर क्या होगा? सोने की कीमत स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। इसका मतलब है कि कच्चे तेल की कीमत का सोने की कीमत से सीधा संबंध है। वही बात, जब डॉलर मजबूत होगा तो सोने की कीमत नीचे आ जाएगी। मुद्रास्फीति का एक और कारण यह हो सकता है कि अमेरिका अंधाधुंध डॉलर छाप रहा है। चूंकि वे अधिक डॉलर छाप रहे हैं, मुद्रास्फीति बढ़ेगी और अन्य सभी देश प्रभावित होंगे। उनकी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रभावित हो रही है। तो इससे भी सोने की कीमत बढ़ेगी। और तीसरा कारण भंडार है। अन्य देशों के अमेरिका में बहुत सारे खजाने हैं। क्या होता है, आप जानते हैं कि अमेरिका ने इसे रूस के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। तो यूक्रेन के मामले में क्या हुआ? उन्होंने वास्तव में उस सुरक्षा को रोक दिया है जो रूस के ट्रेजरी फंड, ट्रेजरी प्रतिभूतियों द्वारा दी जाती है। अफगानिस्तान के साथ भी यही हुआ, इसलिए अन्य देश इसे देख रहे हैं। वे यह भी सोचते हैं कि कल उनके साथ भी ऐसा होगा। तो उन्होंने वास्तव में क्या किया? वे वास्तव में अमेरिकी प्रतिभूतियों के बजाय सोने में अधिक निवेश कर रहे हैं। इसलिए अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूतियां, यदि वे अधिक निवेश करते हैं और कल अमेरिका इसे नियंत्रित करना चाहता है तो वे नियंत्रित कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि वे इसे फ्रीज कर सकते हैं। जब वे इसे फ्रीज कर देंगे तो वास्तव में उनका अन्य देशों पर नियंत्रण होगा। इसलिए यह बात वे नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अधिक से अधिक सोना खरीदना शुरू कर दिया। इससे कीमत भी बढ़ गई। एक और कारण चीनी स्टॉक हो सकता है। मेरा मतलब अचल संपत्ति बाजार है। इसलिए चीनी अचल संपत्ति बाजार दुर्घटनाग्रस्त होने लगा, क्योंकि उन्होंने अधिक से अधिक निर्माण करना शुरू कर दिया। उन्होंने अधिक से अधिक पैसा निवेश करना शुरू कर दिया। अचल संपत्ति में अधिक से अधिक पैसा पंप किया और अचल संपत्ति की कीमतें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। यही हाल उनके शेयर बाजार का भी था।
इसलिए उन्होंने सोने में अधिक निवेश करना शुरू कर दिया। फिर से भारत और सभी में मौसमी मांग बढ़ रही है, इसलिए भारत में मौसमी मांग कीमत पर निर्भर नहीं हो सकती है। दिवाली और अन्य त्योहारों के लिए या शायद शादियों के लिए लोग कीमत अधिक होने के बावजूद सोना खरीदना शुरू कर देंगे। इसलिए भारत और चीन की मांग बहुत अधिक है, लेकिन आपूर्ति और मांग के आधार पर आप जानते हैं कि आपूर्ति बहुत सीमित है और मांग अधिक है, सोने की कीमत बढ़ जाएगी। भारतीय घरों में लगभग 21,000 मीट्रिक टन सोना है। इसलिए यह रिजर्व बैंकों या केंद्रीय बैंकों अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस और रूस के पास उपलब्ध सोने से अधिक है। यह मामला है। इसलिए भारतीय परिवारों में इतनी बड़ी मात्रा में सोना उपलब्ध है। जहां तक सोने का संबंध है, कोई भी इसे प्रिंट नहीं कर सकता है, कोई भी इसका विनिर्माण नहीं कर सकता है, इसलिए कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है। उसके कारण देश ने अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूतियों के बजाय सोने में निवेश करना शुरू कर दिया, ताकि सोने की कीमत का शेयर बाजार के साथ भी नकारात्मक संबंध हो। जैसे जैसे शेयर बाजार बढ़ेगा, वास्तव में सोने की कीमत नीचे आ जाएगी और शेयर बाजार नीचे गिर जाएगा, सोने की कीमत ऊपर जाएगी। महंगाई बढ़ने पर सभी केंद्रीय बैंक रिजर्व के तौर पर सोना खरीदना शुरू कर देंगे और इससे सोने की कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत आपूर्ति की स्थिति से प्रभावित होती है, मांग की स्थिति, और सोने की आपूर्ति सीमित है और सोने की लागत खनन लागत और सभी पर निर्भर करती है। अब अगर वे अधिक सोना प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें और गहराई तक जाना होगा और लागत बढ़ जाएगी। इस प्रकार की सभी समस्याएं हैं। फिर वास्तव में मांग कारक है और कई प्रकार की मांगें हैं। संस्थागत मांग है, जैसा कि हमने बताया कि केंद्रीय बैंक अपने सोने के भंडार को बढ़ा रहे हैं, संस्थागत मांग है। फिर निवेशकों की मांग भी है, और ऐसा हो सकता है कि जब कोई सोने में निवेश करना चाहता है तो वे निवेश के रूप में सोना खरीदना शुरू कर देंगे। फिर मौसमी परिवर्तनों और सभी के अनुसार उपभोक्ता मांग भी बढ़ेगी। फिर औद्योगिक मांग है। औद्योगिक मांग क्या है? दरअसल कुछ उद्योग कच्चे माल के रूप में सोने का इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप केवल आईसी चिप उद्योगों, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और उन सभी के मामले पर विचार करें। वास्तव में सोने का उपयोग उसके लिए एक कंडक्टर सामग्री के रूप में किया जाता है। तो यह कई उदाहरणों में से एक है। ऐसे कई उद्योग हैं जो कच्चे माल के रूप में सोने का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं कि भारत में कीमतें निर्धारित करने वाली कीमतें क्या हैं। अब तक हम उन कारकों को देख रहे थे जो मुख्य औद्योगिक बाजार की कीमतों को निर्धारित करते हैं। निस्संदेह वहां भू राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक अस्थिरता है, इस प्रकार की सभी चीजें हैं। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हों तो कुछ तरह के मुद्दे हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि नवीनतम बात ट्रंप प्रभाव है और सभी आयात कर हैं कि कुछ देशों के बीच राजनीतिक युद्ध चल रहा है। तो उसके कारण भी परिवर्तन आ सकते हैं, मुद्रास्फीति आ सकती है, शायद सोने की कीमत बढ़ जाएगी और इस तरह की चीजें हो रही हैं। ये एक बात है। फिर वास्तव में कुछ प्रकार की अस्थिरता है जो सोने की कीमत को भी प्रभावित करेगी। इसलिए वैश्विक आर्थिक स्थितियां अंतर्राष्ट्रीय सोने की दरों और वैश्विक बाजार के रुझान को प्रभावित करेंगी। इन सभी प्रकार की स्थितियां सोने की कीमत को प्रभावित करेंगी। अब जहां तक भारत का संबंध है, कीमतों में से एक मूल्य निर्धारित है। मूल्य कई वृहद
और सूक्ष्म आथक कारणों और सभी द्वारा निर्धारित किया जाता है, और यह बदल रहा है। मैक्रो माइक्रो तत्व अंततः कीमत तय करेंगे। एक बार कीमत निर्धारित हो जाने के बाद कुछ स्थानीय स्थितियां हैं जो भारत में कीमत को प्रभावित करेंगी। इसलिए मुख्य घरेलू मांग मुख्य रूप से 2 या 3 कारकों पर निर्भर करेगी। पहली बात वास्तव में मुद्रा विनिमय दर है। मुद्रा विनिमय सीधे भारतीय कीमतों को प्रभावित करेगा। दूसरी बात आयात और उत्पाद शुल्क की है। फिर सरकार की नीतियां, ये सभी चीजें भारतीय कीमतों को प्रभावित करेंगी। इसलिए कि भारतीय बाजार मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य द्वारा तय किया जाता है, यह आधारभूत मूल्य है। फिर वास्तव में मुद्रा विनिमय दर है, फिर आयात और उत्पाद शुल्क है, फिर स्थानीय मांग और आपूर्ति, जैसा कि मैंने कहा मौसमी मांग और ये सभी चीजें भी होंगी, प्रभावित हो जाते हैं। फिर वास्तव में ब्याज दर है। जैसे जैसे ब्याज दर अधिक होती है क्या होगा? मेरा मतलब है कि सोने की कीमत कम हो जाएगी और ब्याज दर कम होगी, कीमत बढ़ सकती है। फिर जीडीपी वृद्धि जैसे आर्थिक संकेतक, यह भी योगदान देगा। सोने की दर में उतार चढ़ाव और सभी। फिर मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति की दर भी है। फिर भू राजनीतिक घटनाएं और बाजार की भावनाएं। ठीक है, ये सभी उपभोक्ताओं के निवेश निर्णयों को प्रभावित करेंगे। इसके अतिरिक्त वैश्विक आर्थिक स्थिरता एक अन्य कारक है जिस पर ध्यान दिया जाता है। और जैसा कि मैंने कहा, जब शेयर बाजार गिरता है तब भी सोने की कीमत बढ़ जाएगी। भू राजनीतिक घटनाएं सोने के बाजार के उतार चढ़ाव को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए युद्ध या राजनीतिक अशांति, फिर मंदी, फिर राजनयिक संघर्ष और आदि। सोने की कीमत को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। इसलिए जिन लोगों ने शेयर में निवेश किया वे राजनीतिक अशांति और सभी के कारण सोने में निवेश करते हैं और इससे मूल्य वृद्धि होगी। ठीक है। वैश्विक स्थिरता गिरावट का कारण बन सकती है। वैश्विक अस्थिरता सोने की कीमत में बदलाव का कारण बनेगी। तब शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा लगाई गई नीतियां और प्रतिबंध वैश्विक व्यापार को बाधित कर सकते हैं और इससे सोने की कीमत प्रभावित होगी। जैसा कि मैंने कहा, मूल दर अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और अन्य बातों के आधार पर निर्धारित होती है। फिर जब भारत की बात आती है तो बैंक आयात कर रहे हैं, बैंक सोने का आयात कर रहे हैं। भारत और बैंक सामान्य दर लेंगे, 0.2% का सामान्य शुल्क या कुछ और, यह बदल जाएगा, इसे इस कीमत में जोड़ा जाएगा। फिर अन्य तंत्र होंगे जो सोने की अंतिम कीमत तय करेंगे। निस्संदेह आयात शुल्क होगा और उत्पाद शुल्क होगा और इसे जोड़ा जाएगा और व्यापारियों के साथ कुछ मार्जिन जोड़ा जाएगा, वह भी है। और निश्चित रूप से जब यह आभूषण और सभी की बात आती है तो यह एक अलग मामला है जिसे मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन पहले देखते हैं कि भारत में कीमत कैसे तय की जाती है। जैसा कि पहले ही बताया गया है, अंतरराष्ट्रीय बाजार वजन ट्रॉय ऑन्स में तय किया जाता है, जो कि 31.1035 ग्राम है। तो भारत में यह 24 कैरेट में है, जो 99.5% शुद्ध सोना है। 22 कैरेट 91.667% शुद्ध है। इसलिए घरेलू मांग त्योहारों के मौसम और शादियों और सभी द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसलिए जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी, स्वाभाविक रूप से सोने की कीमत भी बढ़ेगी। तब जब सोना मजबूत होगा तो वास्तव में सोने की कीमत कम हो जाएगी और सोने की कीमत मुद्रास्फीति और जीडीपी वृद्धि से प्रभावित होती है। भारतीय सोने की कीमत
इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ और वे डे टू डे सोने की कीमत निर्धारण में एक प्रमुख खिलाड़ी हैं। इसलिए सभी बड़े सोने के डीलर इस एसोसिएशन के सदस्य हैं। इसलिए भले ही स्थानीय बाजार अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से प्रभावित है, IBJ की एक प्रमुख भूमिका है। दिन के सोने की कीमत तय करने में भारत में कानूनी रूप से आने वाला सारा सोना बैंकों द्वारा आयात किए जाते हैं। इसलिए बैंक सोना आयात करना चाहते हैं और वे इसे सराफा डीलरों को वितरित करेंगे और वे इस पर भी सामान्य शुल्क लेंगे। फिर IBJ क्या करेगा? उन्हें 10 सबसे बड़े सोने के डीलरों से खरीद और बिक्री उद्धरण मिलेंगे और वे उसका औसत लेंगे। फिर उसमें स्थानीय कर जोड़े जाते हैं और वे मूल्य निर्धारित करेंगे। ये डीलर इस खरीद फरोख्त के लिए सही आ रहे हैं। उनके लाभ मार्जिन को जोड़कर और फिर उनकी वास्तविक लागत। मुख्य रूप से इसमें आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क, सभी चीजें शामिल होंगी और जैसा कि मैंने कहा, उनके नाम मात्र के मार्जिन को भी उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। फिर कीमत तय हो जाती है। अब इस तरह भारत में कीमत तय की जाती है। इसलिए एक बार कीमत तय हो जाने के बाद अब देखेंगे कि गहनों के साथ कीमत कैसे तय की जाती है। अब भारत में यह कीमत है, मैं सहमत हूं, लेकिन यह दैनिक मूल्य है। जब आप एक गहने की दुकान पर जा रहे हैं तो आपको इस कीमत के लिए सोना नहीं मिलेगा, ठीक है? वे इस कीमत में कई चीजें जोड़ेंगे। वे इसे कैसे जोड़ रहे हैं? तो आइए देखते हैं कि गहनों की कीमत कैसी है, स्थानीय बाजार में या रिटेलर के पास। और अगर कीमत को अंतिम रूप दिया जाए तो कैसे? जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, लंदन बुलियन बाजार है। वहां से यह वैश्विक बाजार की स्थितियों से प्रभावित होगा। फिर कच्चे तेल की कीमत है, मेरा मतलब है कीमत प्रभावित होगी। कच्चे तेल की कीमत और मुद्रास्फीति सोने की कीमतों को प्रभावित करेगी और केंद्रीय बैंक वास्तव में सोने की हेजिंग को प्रभावित करेंगे, ठीक है? इससे भी सोने की कीमत प्रभावित होगी। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की आपूर्ति मांग की स्थिति है। फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था, फिर भू राजनीतिक स्तर, सब कुछ इसे प्रभावित करेगा। एक बार जब यह स्थिर हो जाता है तो एक कीमत पहुंच जाएगी, ठीक है? फिर अंतिम मूल्य अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्पॉट मूल्य है या स्पॉट मूल्य और हेजिंग मूल्य है। हम अंतर्राष्ट्रीय स्पॉट मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? और जब कीमत तय हो जाती है तब बैंक आयात कर रहे होते हैं। फिर घरेलू बाजार मूल्य निर्धारण की तस्वीर सामने आ रही है। फिर जैसा कि मैंने कहा, बैंक लेन देन शुल्क लगभग 0.2% है। फिर विनिमय दर उसके साथ प्रभावित होगी। फिर आयात शुल्क है, फिर उत्पाद शुल्क है, फिर वास्तव में स्थानीय मांगे हैं जो मौसमी मांगे हैं और सभी हैं। फिर बैंक ब्याज दर एक और कारक है, फिर सरकार की नीतियां और सब कुछ निवेश निर्णयों और सभी को प्रभावित करेगा और उपभोक्ता मूल्य भी इससे प्रभावित होंगे। इसलिए बैंकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजार लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन की कीमतों से सोना खरीदा जाता है। वे इसे खरीद रहे हैं और बैंकों के ब्याज शुल्क को इसमें जोड़ा जाता है, लगभग 0.2% जोड़ा जाएगा। फिर आपूर्त, वे सराफा डीलरों को आपूर्त करेंगे और वे अपनी लागत और मार्जिन तथा उसमें सब कुछ जोड़ देंगे। और इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ 10 सबसे बड़े सोने के डीलरों से खरीदें और बेचें और उसका औसत लें। फिर कीमत तय करने के लिए करों को जोड़ा जाता है। इस तरह भारत में कीमत तय होती है। मैंने पहले ही समझाया है, लेकिन यह वह कीमत नहीं है जिसके लिए हमें सोना मिलता है। इसलिए जब हम किसी गहने की दुकान पर जाते हैं तो हमें एक अलग कीमत मिल रही है। तो गहने के साथ कीमत कैसे तय की जाती है? खुदरा विक्रेता वे कीमत कैसे तय कर रहे हैं? आइए देखें कि इस तक कैसे पहुंचा जा रहा है। अब वास्तव में उनके संघ द्वारा निर्धारित मूल्य में 2 प्रभार जोड़े जाते हैं।
तो मिश्र धातुओं की लागत और शुद्ध सोने का भार दोनों हैं। और क्योंकि वास्तव में उन्हें 24 कैरेट सोना मिल रहा है और इस तरह इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह थोड़ा लचीला और सभी है, इसलिए इसे कठोर करना होगा। इसके लिए वास्तव में 34 कैरेट सोने में कुछ मिश्र धातुओं को जोड़ा जाना है, तभी इसके साथ काम करना आसान है। तब स्वाभाविक रूप से कुछ बर्बादी होगी और सब कुछ होगा, ताकि उन्हें इस बर्बादी को ध्यान में रखना पड़े। फिर अगर यह एक हीरा है तो हीरे पर कुछ अपव्यय होगा, फिर उनके लिए व्यापार ओवरहेड है, इसलिए उन्हें वैसे भी वेतन देना पड़ता है। फिर स्टोर रखरखाव शुल्क है, फिर ब्रांडिंग, विपणन शुल्क और वह सब, फिर वे अपना मार्जिन भी जोड़ देंगे। तो वास्तव में सोने पर 3% का जीएसटी है और मेकिंग चार्ज पर 5% चार्ज लगेगा। फिर अंततः कीमत पहुंच जाती है। अब यह एसोसिएशन द्वारा तय कीमत से करीब 15 से 20% ज्यादा होगा। यह वह कीमत है जो हम चुकाते हैं। इसलिए जब आप कुछ गहने खरीदने जा रहे हैं तो आपको मेकिंग चार्ज देना होगा और उसके साथ अपव्यय शुल्क जोड़ा जाना है। फिर आपको उसकी अंतिम कीमत लगभग 15 से 20% अधिक मिलेगी। तो अब आप जानते हैं कि कीमत कैसे पहुंचती है, कीमत क्यों बदल रही है। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार से यह भारत में आ रहा है और कई अन्य स्थानीय स्थितियां वास्तव में अंतिम कीमत निर्धारित कर रही हैं। फिर खुदरा मूल्य कई अन्य कारणों और सभी द्वारा निर्धारित किया जाता है, फिर इस तरह अंतिम कीमत तक पहुंच जाता है। लेकिन सोना एक अच्छा निवेश है या नहीं, ये एक ऐसी चीज है जिस पर हम यहां चर्चा करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कीमत जल्दी बढ़ रही है, फिर रिजर्व बैंक भी सोने को एक सुरक्षित आश्रय के रूप में और सभी निवेश उद्देश्य के लिए विचार कर रहे हैं। इसलिए यदि आप देखते हैं कि कुछ पिछले वर्षों के लिए, पिछले 3-4 वर्षों में मुझे लगता है कि सोने की कीमत बढ़ रही है, तो आप इन सभी कारकों पर विचार करें और अपना निर्णय लें। अंततः यह आपका पैसा है, आपको अंततः निर्णय लेना है। इसलिए मैं केवल कुछ दिशा निर्देश दे सकती हूँ, ये चीजें हैं और मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ और आपको जो कुछ भी करना है अंत में आपको उस पर निर्णय लेना होगा। और सभी बातों पर विचार करते हुए आप निर्णय लेते हैं कि सोने और सभी में निवेश करना है या नहीं। लेकिन यह वैसे भी नीचे आने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कमी आएगी। ठीक है, तो वास्तव में वह, लेकिन आप सभी कारकों पर विचार करते हैं और आप नहीं जानते कि कल क्या होगा और सभी। और सोने की कीमत ऊंची रहने वाली है और जैसा कि मैं इसे यहां देख रहा हूं, यह ऊपर जाने वाला है। इसलिए आप खुद निर्णय लेते हैं कि सोने में निवेश करना है या नहीं। आप निर्णय लेते हैं, लेकिन धीमी गति से चलते हैं। अपना सारा पैसा सोने और सभी में मत रखो, फिर बाद में रोना मत और सभी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं होगा तब भी हर चीज के लिए एक छोटा सा मौका हो सकता है। इसलिए अपनी निवेश योजना और सभी में बहुत सावधान रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप कृपया चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको समान मुख्य वीडियो और सभी पर सूचना मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।